स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, डायमेंशनल एनालिसिस। सो जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब दिस चैनल, फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश ददवानीज फिनिक्स। सो आज के सेशन में गाइज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो लास्ट सेशन में हमने बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल बहुत प्यारे एग्जांपल्स देखे थे, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स देखे। इवन जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन देखा था जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आया हुआ है। तो आज हम कुछ दो क्वेश्चन छूट गए थे। एक एडवांस का क्वेश्चन छूटा था हमारा, एडवांस एंड मेन का एक क्वेश्चन छूटा था। एडवांस 2016 का क्वेश्चन है एंड मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है हमें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो पहले ये दो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ सरफेस टेंशन एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड प्लैंक कांस्टेंट एच were to be taken as fundamental units, अगर उनको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया जाए तो अगर उनको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया जाए तो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन एस होल रेज टू ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होल रेज टू बी एंड प्लैंक कांस्टेंट एच होल रेज टू सी, है ना। सो यहाँ पर दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द लीनियर मोमेंटम। लेट अस से लीनियर मोमेंटम को कहते हैं पी। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या था गाइस, फर्स्ट स्टेप हमारा था हमें सारे क्वांटिटीज़ जो है, हमें सारे यूनिट्स जो है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनका डायमेंशनल फार्मूला इंडिविजुअली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू m1 L1 T minus 2 डिवाइडेड बाय L1 विल बी कैंसल्ड आउट, विल बी गेटिंग m1 L0 T minus 2। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू md स्क्वायर होता है, तो md स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 L2 T0। ठीक है, देन है प्लैंक कांस्टेंट h, तो h जो प्लैंक कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू m1 L2 T minus 1। ठीक है, तो ये तीनों के हमें डायमेंशनल फार्मूलाज बहुत अच्छे से पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, बट ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला भी हम पुट करेंगे, विच इज m1 L1 T minus 1 एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन m1 L0 T minus 2। तो कैन आई से दैट m T minus 2 होल रेज टू a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है m L2 T0, सो इसको सीधा लिखेंगे m L2 b h रेज टू c, मतलब m L2 T minus 1 होल रेज टू c। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सारे पावर 1 है मास के। ठीक है, चलिए तो अभी इसको हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम सारे मास कितने हैं, सारे लेंथ कितने हैं, सारे टाइम कितने हैं, उनको यहाँ से इक्वेट करते थे, राइट। तो इक्वेट करते हुए हमें क्या मिलेगा, m रेज टू a प्लस b प्लस c। सो नेक्स्ट आएगा m रेज टू a प्लस b प्लस c। l रेज टू क्या आएगा, l रेज टू 2b प्लस 2c, l रेज टू 2b प्लस 2c एंड टाइम जो है वो क्या होगा, -2a माइनस c, -2a माइनस c। ठीक है, एंड m1 L1 T minus 1 इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट किस तरह से हम सारी चीज़ें करते थे मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। क्या करना है, तो कलर कोडिंग से मैं बताता था आपको, मास को मास से कंपेयर करना है ना, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करना है एंड टाइम को टाइम से कंपेयर करना है ना। तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग गाइस, वी विल बी गेटिंग सी विल बी गेटिंग, पहली इक्वेशन आएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन आएगी 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1 एंड तीसरी इक्वेशन आएगी -2a माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। क्लियर गाइस। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू इज a को रिप्लेस करेंगे इसका यूज से यहाँ पे और इन दोनों को इक्वेट करके bc फाइंड करेंगे। चलिए, सो ये अपना हो जाएगा -2a इज इक्वल्स टू c -1, है ना। तो 2a आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस c। ठीक है, माइनस साइन हमने उधर दे दी, तो a आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस c/2। अब इस a को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा 1 माइनस c/2 प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1।
सी आपका आएगा 1 माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 2, सो 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो एक यहाँ पे आ रहा है 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा आ रहा है 2b प्लस 2c इक्वल टू 1, है ना। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे आ रही है। एक ये वाली इक्वेशन है 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 2b प्लस c इक्वल्स टू 1। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं इसको प्रॉपरली। माइनस ए माइनस सी इक्वल टू -1, माइनस 2a इज इक्वल्स टू c माइनस 1, 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस c हो जाएगा, सही है। a इक्वल टू 1 माइनस c बाई 2, 1 माइनस c बाई 2, a इक्वल टू 1 माइनस c बाई 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस c बाई 2, 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 2 आएगा यहाँ पे, हाँ 2 एंड ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 2c, 1 माइनस c, सो 2c माइनस c इज़ c, सो प्रॉपर वे में ये आ रहा है हमारा एंड ये 1 उधर चला जाएगा, सो 2b प्लस c इज इक्वल्स टू, हाँ ये प्रॉपर आ रहा है। चलो तो अब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, दोनों को फाइंड करेंगे क्या आ रहा है, लेट्स सी। एक इक्वेशन है आपका 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 2b प्लस c इक्वल्स टू 1, है ना। तो चलिए पुट करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं इसके साथ। ये इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, है ना, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2b, एक ये वाला जो 2b प्लस सी इक्वल टू 1 था उसमें से माइनस करना है इसको, माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू -1। सो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ c इज इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल टू आपका 0 आ रहा है, c इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, हाँ h0 यहाँ पे कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ भी h0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो c इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे c इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो 2b इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुटिंग c इक्वल्स टू 0, पुटिंग c इक्वल्स टू 0 तो 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1, सो 2b प्लस 0 इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू 1/2 आ गया गाइस, ठीक है, b इक्वल टू 1/2 आ गया। अब a जो है ना, ये a देख लो, a इक्वल टू 1 माइनस सी बाई 2, उसमें c की वैल्यू 0 रख दो, तो a इक्वल टू 1 माइनस सी बाई 2 में c इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a ऑल्सो इक्वल टू 1/2। सो a आपका आ रहा है गाइस 1/2, b आपका आ रहा है, a आपका आ रहा है 1/2, b आपका आ रहा है मतलब i आपका आ रहा है 1/2 और h जो है वो 0 आ रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, चलो चेक करो, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है परफेक्टली, ठीक है गाइस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप यहाँ पे डन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट इज ऑफ, दिस क्वेश्चन इज ऑफ JEE Advanced 2016। चलिए, a length scale L depends on permittivity epsilon of a dielectric material, Boltzmann constant Kb and the absolute temperature T. The number per unit volume n of certain charge particle and a charges q carried by each other of a particle, which of the following expressions for L is or are correct? is और are correct मतलब ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आर बोला मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके सभी को चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि नीचे से स्टार्ट करते एक ही करेक्ट आंसर है, बहुत सारे करेक्ट आंसर है, तो ऊपर से स्टार्ट करो नीचे से स्टार्ट करो, सब बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें आपको दी हुई है ना, उन सबके डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए या तो उनके फार्मूलाज पता होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे एडवांस ऐसी एग्जाम है जिसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी विदाउट डायमेंशनल फार्मूला सीधा फार्मूला से भी काम आपका हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो मैं पहले इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, NQ² बाय एप्सिलॉन KBT, NQ² बाय एप्सिलॉन KBT। पहला चेक करते हैं, पहला क्या है, N इंटू Q² बाई एप्सिलॉन इंटू KB इंटू T। याद रखना है टेम्परेचर है, ये चार्ज है, ये N है, जो N क्या है पता है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो N का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो L⁻³ होगा, याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, सो -3 होगा। एप्सिलॉन जो है वो आपको कहाँ पे दिखता है, तो F इज इक्वल्स टू KQ² बाय R², आपका फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का। सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q² बाय R²। सो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आपका आएगा Q² बाय FR², ठीक है।
सो यहाँ पे एप्सिलन की जगह पे मैं क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रूट भी है ना, तो इसका जो भी आंसर रहता है उसको लास्ट में मुझे रूट भी करना है। सो अंडर रूट ऑफ एन की जगह पे मैं लिखूंगा एल रेस टू -3, क्यू स्क्वायर की जगह पे मैं क्यू स्क्वायर ही रहने देता हूँ। क्यों, बताता हूँ क्यों, क्योंकि एप्सिलन के फॉर्मूला के अंदर भी यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ रहा है और ऊपर एफ आर स्क्वायर चला जाएगा, है ना। तो एप्सिलन का फॉर्मूला पुट किया, तो अब के बी कहाँ पे आता है, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KBT। तो के बी की वैल्यू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। सो के बी आपका क्या है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। और यहाँ पे नीचे भी एक टेम्परेचर है। सो यहाँ पे कौन कौन गेले हो रहे हैं, देखो क्यू स्क्वायर गेले हो रहा है, टेम्परेचर गया। एनर्जी इज अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एल रेस टू -3 है, ये आर स्क्वायर जो बचा हुआ एल स्क्वायर है, ऊपर फोर्स एक बच रहा है, एनर्जी अगेन वर्क डन जैसा होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स अगेन गेले। सो L1 यहाँ पे है, वो -1 जाके ऊपर हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, -4 एंड +2 विल बी -2, तो अंडर रूट ऑफ एल रेस टू -2 आपका आंसर आ रहा है एल रेस टू -1। सो लेंथ के जैसा तो नहीं है भाई, ये लेंथ के इन्वर्स जैसा है। सो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। देखो मैंने कोई डायमेंशनल फार्मूला यूज़ नहीं किया, सीधा हमने क्या किया बोलो, सीधा हमने फार्मूलाज पुट किए, सिमिलर क्वांटिटीज़ को कैंसिल आउट की और इसको इजीली सॉल्व करने का ट्राई किया। ठीक है गाइस, चलिए तो अभी नेक्स्ट है एप्सिलन KBT बाय NQ स्क्वायर। फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, फ़र्क क्या है, KB नीचे है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं KB को नीचे ले लूँगा, सॉरी KB ऊपर है, KB को अगर मैं ऊपर ले लूँगा, है ना, तो क्या फ़र्क आएगा, चलिए देखते हैं। एप्सिलन भी ऊपर है, तो एप्सिलन KBT बाय NQ स्क्वायर, चलिए एप्सिलन KBT बाय NQ स्क्वायर, है ना। अब एप्सिलन क्या था, पीछे देखो एप्सिलन क्या था, क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर। के बी क्या था, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इंटू टेम्परेचर अपॉन एन क्या था, एल रेस टू -3, और क्यू स्क्वायर जो है वो तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा। अब कौन कौन यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है चेक करो, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। अब एनर्जी को मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ, एनर्जी इज एफ इंटू एल इंटू यहाँ पे टेम्परेचर एक और था, तो टेम्परेचर गेले, अगेन एफ से एफ गेले, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर जो है, ऊपर एक एल है, नीचे एल स्क्वायर है, और यहाँ पे एल रेस टू -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -3 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एल। यस गाइस, दिस इज गिविंग यू द करेक्ट आंसर, अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। सो दिस इज यस करेक्ट आंसर, लेकिन स्टिल आर डायमेंशनली करेक्ट पूछा है, मतलब हमको बाकी के दो भी चेक करना पड़ेंगे। चलिए तो बाकी के दो चेक कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलन एन रेस टू 2/3 KBT, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलन एन रेस टू 2/3 KBT, ठीक है, फाइन, ओके। चलिए देखते हैं इसका क्या आ रहा है। अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलन क्या है, क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, एन रेस टू 2/3 मतलब एल रेस टू -3 रेस टू 2/3, है ना। तो ये हो गया आपका एल रेस टू देखो एल रेस टू -3 होल रेस टू 2/3 करोगे तो ये हो जाएगा एल रेस टू -3/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एल रेस टू -1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एल रेस टू -2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एल रेस टू -2, तो ये एल रेस टू -2 हो जाएगा ये। और के बी है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी को अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इंटू टेम्परेचर। सो यहाँ पे कौन कौन गेले, टेम्परेचर क्यू स्क्वायर गेले, एफ गेले। सो आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन एल रेस टू -2 इंटू L1, विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एल रेस टू 4 बाई L1, विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L क्यूब। ये तो नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ L क्यूब आ रहा है, मतलब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा एल रेस टू 3/2, ठीक है, जो गलत आ रहा है ना, अपना आंसर मैच नहीं कर रहा भाई। सो अपना सी वाला जो है वो मैच नहीं कर रहा। अब हाई प्रोबेबिलिटी कह रही है कि डी वाला मैच करना चाहिए, पर लेट अस सी चेक करते हैं कर रहा है कि नहीं। क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन एन रेस टू 1/3 KBT, क्या आ रहा है, एल रेस टू 1/3 KBT। चलिए तो चेक करते हैं इसका, सेम है, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन एन रेस टू 1/3 KBT, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाय व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, एन रेस टू 1/3 क्या होगा, तो मैंने बोला था आपका एल रेस टू -3
का करना है 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट L⁻⁻1 है ना। सो इसका हो जाएगा L⁻⁻1। KB क्या है, KB इज़ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, लेकिन एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, चेक करो, फोर्स से फोर्स गेले, T से T गेले, Q² से Q² गेले, L⁻⁻1 से L⁻1 गेले। सो ऊपर सिर्फ R² बच रहा है विच इज़ अगेन L² का आंसर आ रहा है L। सो दिस इज गिविंग यू द करेक्ट आंसर ऑफ लेंथ। अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से गाइज हम सारी चीज़ देखो, यहाँ पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस का कोई यूज़ नहीं किया, हमें पता है डायमेंशनली ये हो सकता है फाइन। ठीक है, एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला सबके फाइंड कर दे के करके पुट करो, लेकिन सोचो कितना लंबा जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स कट हो रहा है, क्या ज़रूरत है इसके डायमेंशनल फार्मूला डालने की, ये Q² कट हो रहा है, मैं A2 T2 क्यों लिखूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह से कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही होती है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट यूजिंग ओनली फार्मूलाज, नो नीड टू पुट एनी डायमेंशनल फार्मूलाज इन इट। ठीक है बेटा, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ओके देना बेटा, ओके देना, ओके देना, तो लगेगा थोड़ा इंटरेक्शन कर रहे हो आप लोग, सुन रहे हो कि नहीं। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग योर चैट बॉक्स। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट या कुछ भी पूछना है, क्योंकि हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, के यूनिट कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। क्लियर? चलिए गाइस, ओके, आई कैन सी तन्वी इज राइटिंग समथिंग, आई थिंक। ओके, तन्वी फ्रॉम आवर VB। ओके, चलिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट कन्वर्जन में बेटा क्या करना है, ध्यान से देखना। जैसे आपको कहेंगे कभी कभी कि CGS यूनिट जो है वो और MKS यूनिट जो है वो, उनमें इंटर कन्वर्जन करना है ना, फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना है, एनर्जी जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है, MKS से CGS में कन्वर्जन होंगे, तो उसको किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू दैट, और शॉर्टकट भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो ये देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कभी कभी कोई भी अगर क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करना हो तो दो चीज़ें होती है, कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। ये दोनों चीज़ें गाइस किसी भी चीज़ के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी उतनी छोटी होगी। अब सर ये यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यार, एग्जाम्पल दो तो अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, चलो 10 किलोग्राम और 10,000 ग्राम, ये दोनों बातें एक ही है, 10 किलोग्राम ही 10,000 ग्राम होता है। ये गाइस जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड ये जो है वो यूनिट है। ये है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है आपका यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट जो है वो एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। मतलब यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी, यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी छोटी होगी। यूनिट छोटे वाली है, ग्राम छोटा सा होता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो चिल्लर ज़्यादा होता है, नोट होती है वो एक ही होती है। तो जितनी हैवीनेस होगी करेंसी में, है ना, उसकी क्वांटिटी उतनी कम होती है। एकदम सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है, कि और अगर वही चीज़ें 1-1 रुपये के सिक्के में तोलोगे तो बहुत ज़्यादा होंगे क्वांटिटी, बिकॉज 1 रुपये के सिक्के की जो वैल्यू है वो 2000 की नोट से कम है। तो सिक्के ज़्यादा चाहिए, 2000 सिक्के चाहिए होंगे तब जाके वो 2000 बनाएगा। वैसे ही जो ग्राम होता है उसकी क्वांटिटी छोटी होती है, तो उसे 10 किलो जितना वेट करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में 1-1 ग्राम के आपको यूनिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अच्छा, इसी के बेस पे एक MCQ हमने लिया हुआ है, ये रहा। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड
and the result expressed as NU, where U is the unit used and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then unit is always, numerical value is always inversely proportional to the unit. ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये. ठीक है गाइज, चलिए अभी यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कोई भी दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू यूनिट 1 शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू यूनिट 2. ठीक है, मतलब 10 kg इज इक्वल्स टू 10,000 ग्राम, ऐसा हम लिखते हैं ना. तो ये चीज़ को हम यूज़ करके बहुत सारी दूसरी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे यूनिट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उनका इंटर रिलेशन हमें मिल सकता है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. फोर्स जब हम MKS में लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो जो उसका यूनिट है उसको न्यूटन कहलाता है. क्या कहते हैं इसको? हम न्यूटन कहेंगे, 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन CGS यूनिट वाला फोर्स कितना होगा? CGS यूनिट में फोर्स कितना होगा, है ना? तो उसे हम डाइन कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइन. सो 1 न्यूटन वो कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, वो हम लोग चेक करेंगे. ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले तो आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? डायमेंशनल फार्मूला. जो हमें तो पता है भाई, कितना है? m1 L1 T-2. ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? N1. ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ CGS वाले को M111 दे देते हैं इनको, मतलब मास MKS वाले का, लेंथ MKS वाले का, टाइम MKS वाले का, इज इक्वल्स टू N2 न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू अगेन मास लेंथ टाइम 1 -2. लेकिन अब जो है वो सेकेंड यूनिट वाले के डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, सेकेंड यूनिट वाले के डायमेंशनल फॉर्मूलाज है. ठीक है, इसको आपको इस पॉइंट में, इस मेथड में एक्सप्रेस कर लेना है. ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो एक मैथमेटिकल सही तरीका है. जैसे आप रिलीजियसली कोई एक तरीका फॉलो करते हो तो इस तरह से आप आंसर तक पहुँच जाते हो. उसके बाद मैं अपनी एक मेथड बताऊँगा, एक शॉर्टकट मेथड. ठीक है, जो आपकी टाइम सेविंग होगी प्लस इट विल मेक सेंस कि हाँ भाई चलो इस तरह से करना है. ये एक तरीका आप जान लो, उसके बाद सेकेंड तरीका बताता हूँ. ठीक है, क्या करा हमने? एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिया. दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू ली, एक डायमेंशनल फार्मूला लिया. मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये फाइंड करना है. ठीक है, मतलब मुझे N2 फाइंड करना है. तो मेरा जो N2 होगा वो कितना होगा? तो N1 इंटू M1 बाई M2 होल रेज टू 1, L1 बाई L2 होल रेज टू 1, T1 बाई T2 होल रेज टू -2. ठीक है, कुछ नहीं किया. ये M2 जो है वो इसके नीचे आ गया, L2 जो है वो इसके नीचे आ गया, T⁻² है जो इसके नीचे आ गया, और मैंने उनको सबको कॉमन एक ब्रैकेट में लिख लिया है. ठीक है, अब N1 जो है वो 1 न्यूटन दिया हुआ है, N2 हमें फाइंड करना है. अब यू शुड नो द रिलेशन कि MKS और CGS के मास का रिलेशन क्या है. तो मास जो M1 है वो 1 kg होगा, तो मास जो M2 है जो CGS में होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वो ग्राम में होगा. तो 1 kg इज इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है? तो M2 वाला जो मास है वो अगर हम फाइंड करें कि M2 वाला भाई ग्राम में फाइंड करना है इसको, तो कितना होगा? अगर ग्राम में हमें वही चीज़ बतानी है, M1 के फॉर्म में इसको लिखना है मुझे कि ये है M2 जो है वो मेरा ग्राम में, लेट अस से इट इज़ 1 ग्राम. ठीक है, तो इन दोनों का अगर हमें रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे. या M1 के फॉर्म में रिलेशन निकाल सकते हो आप, M2 के फॉर्म में निकाल सकते हो, इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे M1/M2 पूछा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं M1 को चेंज कर दूँ M2 के फॉर्म में. तो मेरा ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो कैन आई से दैट M1 इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स M2.
तो मेरा जो 1 किलोग्राम है, जो मेरा m1 है, अगर उसको मैं ग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ यहाँ पे, तो m1 को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, तो m1 इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स m2, ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब L1 जो है मेरा लेंथ है, लेंथ मीटर में है, तो L1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड L2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा गाइस L1 जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सो मैं कह सकता हूँ कि L1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स L2। क्लियर? एंड T1 तो इसका भी सेकेंड में, इसका भी सेकेंड में है, तो T1 इज इक्वल्स टू T2। तो वो तो कोई मगजमारी है नहीं उसकी, तो वो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब सब क्या करेंगे हम लोग, M1 L1 T1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें मिलने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 1, N1 की वैल्यू 1 न्यूटन। ठीक है, हम 1 न्यूटन के बारे में फाइंड करेंगे। 1 न्यूटन जो कितना डाइन होता है। अब M1 क्या है, कितना M2 है, 1000 M2, सो M1 इज 1000 M2 डिवाइडेड बाय M2 होल रेस टू 1। L1 जो है वो क्या हो जाएगा, 100 L2 डिवाइडेड बाय L2 होल रेस टू 1। और ये T1 और T2 तो एक ही है, T1 इज T2, नीचे T2 इज T2 होल रेस टू -2। सो यहाँ पर M2 M2 गेले, L2 L2 गेले, T2 T2 गेले, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर गाइस आ रहा है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ नथिंग बट 10⁵। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन गाइस कितना होता है, 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। अब इसको दूसरे तरीके से करते, कैसे करना है देखो, आपको पूछ लिया कि भाई 1 न्यूटन जो है वो कितना डाइन होता है ना। तो 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 किलोग्राम 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा, ऐसा पूछा हुआ है आपको। ठीक है, तो हमें इसको मॉडिफाई करके ये बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को 1 रखता हूँ, 1 kg कितना होता है 10⁵ ग्राम, तो मैंने ग्राम को इंट्रोड्यूस कर दिया। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁵ सेंटीमीटर होता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर ही रखेंगे। सो यहाँ पर 10⁵ इंटू 10⁵ इज 10⁵ सो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो सीधा आ गया यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। बेटा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। सीधा यूनिट को पकड़ो, सीधा यूनिट को पकड़ो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फाइन, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अभी आपको ये पूछा है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है। अर्ग क्या है, अर्ग जो है वो जूल की CGS यूनिट है गाइस। अर्ग क्या है, इट्स CGS यूनिट ऑफ जूल। तो यहाँ पे CGS यूनिट ऑफ जूल गाइस हम देखेंगे, अर्ग को फाइंड करेंगे। तो जूल क्या है, जूल है अपना kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मॉडिफाई करके मुझे ये बनाना है। तो kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा। kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁵ ग्राम। मीटर स्क्वायर 10⁵ सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सो गाइज ये आपका हो जाएगा दैट इज 1 इंटू 10⁵ ग्राम इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सो मेरा गाइज यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर 1 जूल की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट इज 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 10⁷ अर्ग होता है। क्लियर गाइस? सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज दिस मच न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो जी की वैल्यू में दी है भाई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम विल बी डैश। तो CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन वो है वो डाइन हो जाएगा, मीटर जो है मीटर स्क्वायर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अपॉन kg स्क्वायर हुआ है वो ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे को मॉडिफाई करके ये बनाना है। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको पहले लिख लो, ठीक है। न्यूटन की जगह पे डाइन लिखना है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है हमने प्रूव किया था, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। सो यहाँ पे न्यूटन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर इज 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ग्राम स्क्वायर इज 10 kg है ना, kg स्क्वायर, कुछ ग्राम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो kg क्या होता है 10⁻³ ग्राम, और उसका भी क्या करना है होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर सो दैट इज इक्वल्स टू आपका फाइनल आंसर आएगा गाइज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ डाइन, तो उसको 10⁵ ही रखते हैं, है ना। और ये 10⁻² का स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻³ का स्क्वायर इज 10⁻�6, और ये हो गया आपका यूनिट कौन कौन सा था, डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर। डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर। सो इसी के फॉर्म में हमें लाना था, तो आगे ये वैल्यू कितनी आ रही है वो हमारा आंसर होगा। सो अगर सारी चीज़ें हम चेक करते हैं गाइस, तो 9 + 5 + 4 इज़ 9, 9 ये 6 ऊपर जाएगा, 9 - 6 इज़ 3। सो आपका आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ विच इज़ नथिंग बट गाइस 6.67 इंटू 10⁻⁻8 क्या, डाइन cm स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। बेटा पता चला सबको, गॉट इट एवरीवन, राइट। बहुत ही अच्छे से हम इसको फाइंड कर पाए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी आंसर कर ही दिया था। थर्ड, 1 Wh इज इक्विवेलेंट टू डैश, ठीक है, कितना जूल होगा ऐसा पूछा है। 1 Wh इज इक्विवेलेंट टू कितना जूल होगा, तो देखो 1 वॉट इनटू आवर, ठीक है। वॉट बोले तो जूल पर सेकेंड होता है, और आवर बोले तो 3600 सेकेंड होता है। सेकेंड से सेकेंड गेले, सो सीधा आंसर आता है 3600 जूल। सो दैट इज इक्वल्स टू 3.6 किलो जूल। देख लो कौन सा आंसर है, ये रहा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, कह सकते हैं इसको। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी अभी पूछा है नीट 2021 की एग्जाम में, अभी 22 की एग्जाम में। नीट 2022 में एक सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, सिमिलर, ये का यही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, सिर्फ 1 किलो का फर्क है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन एक पूछा है अभी अभी रिसेंट एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो तो 10⁻⁶ डाइन, अब उल्टा करना है, डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इज इक्वल्स टू कितना न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर करना है, ऐसा पूछा है हमें, ठीक है। सो 10⁻⁶ को 10⁻⁶ रखो, अब डाइन को न्यूटन में घुमाना है। सो हमें एक चीज़ तो पता है भाई कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन होता है, तो 1 डाइन जो है वो 10⁻⁻5 न्यूटन होगा। तो डाइन की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10⁻⁻5 न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू गाइस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो गाइज इस सब चीज़ को हम लोग अगर इक्वेट कर ले तो -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 10⁻5। ये रहा 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा आसान है एकदम यूनिट को कन्वर्ट करना, इजीली कर सकते हो, फाइन। इसी मेथड को फॉलो करना है, शॉर्ट मेथड है, इतना लंबा लंबा नहीं करना। ये तरीका दिया हुआ है आपकी बुक्स में, काफ़ी ये लंबे लंबे तरीके दिए हुए हैं, लेकिन इतने लंबे तरीके करने का अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई टाइम होता नहीं है। सो इसको फॉलो करके आप सारे MCQs आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। चलिए अभी वापस देख ले, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है MKS में, अब तो आप खुद कर सकते हो। चलो 2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होगा, ठीक है। सो 2 को 2 रखो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। सो मेरे को पता है भाई कि 1 kg कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है।
सो 1 ग्राम होगा वो कितना होगा 10⁻³ kg होगा। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है गाइस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो एक ग्राम के यहाँ पे केजी लिखूंगा तो वहाँ पे 1 ग्राम इज 10⁻³ kg। एंड सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करें सो 10⁻6 मीटर क्यूब होगा। सो मेरा फाइनल आंसर गाइस आएगा -3 -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, +6 - 3 is 3। सो माई फाइनल आंसर इज 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो कौन सा आंसर करेक्ट है? दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे उल्टा करना है। 13600 kg पर मीटर क्यूब गिवन है तो कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा? तो 13600 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइज ये हमारा हो जाएगा 3600 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्विवेलेंट टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 13.6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फॉर यूनिट कन्वर्जन्स। आने वाले लेक्चर में हम लोग एरर्स शुरू करने वाले हैं विच इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर। और एरर्स में हम काफ़ी सारे बढ़िया एग्जांपल्स के साथ, बढ़िया तरीकों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच।